स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ठीक है, एक मिनट आपको मैं पिन कर देंगे। किससे? ठीक है, पिन हो गया। बाकी सबको म्यूट कर बाकी सब म्यूट है, म्यूट रहेगा, म्यूट रहेगा। ठीक है, बोलते रहेगा। नहीं नहीं सब यहाँ पे ऑप्शन आएगा फिर से। मेरे पास सुनने के लिए आएगा ही नहीं। हम माइक लगाएं। लेफ्ट हैंड तो माइक। हाँ तो हम माइक लगाएं। मैं ठीक सिर्फ है, ठीक है, ऑफ कर देंगे। यूट्यूब में भी स्ट्रीम होता है। हाँ तो हो जाए, हो गया। हाँ भूल लगे कितना गर्मी लग रहा है ना। पूरा हमें गाँव दिख रहा है तो पूरा उलगना कौन तो आवाज नहीं नहीं आएगा आवाज। तो हम उसका फोन से कनेक्ट किए थे। हाँ तुम चेक कर लो ना एक बार। हो गया। माउस का तो काम है नहीं अभी, उसी में रख दीजिए। मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। जाइए। मेरे को बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए होगा। सब चीज विजिबल है। अच्छा है मक्खन जैसा आवाज। हाँ चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अरे कोई भाव नहीं देंगे तुमको, तुम टेंशन क्या ले रहे हैं ना। टेलीग्राम में जाके नहीं, वो चीज यहाँ से कहीं दिखेगा। हाँ आया, मैसेज तो दिख रहा है। डिस्कनेक्ट करो, आवाज गूंज रहा है तुम्हारा। ये चलो सुनो, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े क्या थे। ठीक है, तुम लोग को सुनाई दे रहा है ना? हाँ भैया। हेलो हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है। चलो सुनो, हम लोग पिछले क्लास में बात कर रहे थे कि देखो कोई भी मैटर जो है वो बना किससे है? एटम से। मैटर बना होगा एटम से। एटम बहुत ज़्यादा छोटा होता है ना, स्मॉल होता है, चलो मानते हैं। हम बोल रहे थे कि एटम भी बहुत छोटे छोटे चीज़ों से मिल करके बनाता है, जिस सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल हम लोग को तीन चीज़ के बारे में पढ़ना था। एक का नाम था इलेक्ट्रॉन, एक का नाम था प्रोटॉन और एक का नाम था तुम्हारा न्यूट्रॉन। हम लोग को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में दो चीज़ याद रखना है कि मास कितना होता है उसका और उसका चार्ज कितना होता है। ठीक है, तो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो होता है तुम्हारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है इसलिए हम यहाँ पे लगा दिए हैं नेगेटिव। लेकिन अगर हम प्रोटॉन का चार्ज का बात करें तो सेम यही चार्ज रहने वाला है, लेकिन आगे में कौन सा लग जाएगा? साइन पॉजिटिव। न्यूट्रॉन के बारे में इतना बात याद रखना है कि इसका जो है ना कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्या हो गया तुमको? बात मत करो ना, कम बच्चा है, पता चल जा रहा है तुम बात कर रहे हैं। तो ये बता दिए थे हम पिछले क्लास में तुमको। उसके बाद हम ये बताए थे कि देखो इलेक्ट्रॉन का खोज करता कौन था, प्रोटॉन का खोज करता कौन था और न्यूट्रॉन का कौन खोज किया था। इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था वो था तुम्हारा जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज करने वाला गोल्डस्टीन था तुम्हारा, और न्यूट्रॉन का चैडविक था। ट्रिक भी बताए थे याद करने। चलो ये बता रहे थे कि देखो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया तुम्हारा जे थॉमसन। वो बोला कि देखो हम एटम को एक वाटरमेलन जैसा सपोज करते हैं, जैसा एक तरबूज होता है वैसा समझते हैं कि एक एटम होता होगा। उसमें जो रेड रेड कलर का पार्ट रहता है उसको वो बोलना स्टार्ट कर दिया पॉजिटिव पार्ट, और जो उसमें बीज रहता है ब्लैक ब्लैक सा उसको वो क्या बोलने लगा? इलेक्ट्रॉन, यानी नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज जो कि तुम्हारा पॉजिटिव वाले चार्ज में फंसा हुआ है, धसा हुआ है, जो बोलना है। उसके बाद कुछ दिन के बाद पता चला, और वैसे ये वाला जो डिस्कवरी किया था इलेक्ट्रॉन का उसको पता कैसे चला था? वो एक्सपेरिमेंट किया था ना, एक ट्यूब जैसा ऐसा लिया था। इस ट्यूब का नाम क्या था? डिस्चार्ज ट्यूब।
याद करो, डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे एनोड कैथोड जैसा कुछ लगाया था। फिर हम लोग देखे थे कि कैथोड से एनोड की तरफ कुछ एक ग्रुप ऑफ रे आ रहा है, जिसको हम लोग क्या नाम दिए थे, कैथोड रे, ठीक है। तब जाकर के पता चला वो कैथोड रे एक्चुअल में निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर चार्ज कैसा रहेगा, नेगेटिव। कुछ ऐसा ऐसा चीज देखे थे। इसी का रिवर्स काम किया था तुम्हारा गोल्डस्टीन, उसको फिर बाद में पता चल गया प्रोटॉन का डिस्कवरी के बारे में। इसी तरह तुम्हारा एक चैडविक, वो तुम्हारा न्यूट्रॉन के बारे में। हम लोग यही चीज देख रहे थे। धीरे धीरे फिर अरेंजमेंट देना स्टार्ट किया कि अगर हम बोल रहे हैं कि एक एटम है और एटम के अंदर ये तीन चीज रहता है, तो तीनों चीज आखिर में अंदर में बसा हुआ कैसे है, या फिर कैसे रखा हुआ है। क्या इधर उधर इलेक्ट्रॉन फेंका हुआ है, इधर उधर प्रोटॉन फेंका हुआ है, नहीं ना। तो सबसे पहले हम लोग को कौन बताया कैसे अरेंज है, जे थॉमसन। वो तो तुम्हारा कैसा मॉडल बता दिया, वाटरमेलन के जैसा। लेकिन फिर हुआ क्या, रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में करा क्या उन्होंने, एक सोना का फॉयल लिया गोल्ड का, और यहाँ से अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम+2 पार्टिकल का बॉम्बार्डिंग स्टार्ट किया। किसके ऊपर फेंकना स्टार्ट किया, गोल्ड फॉयल के ऊपर। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये गोल्ड फॉयल में बहुत सारा पार्टिकल होगा ना, एटम होगा ना कि नहीं, उसको अगर हम जूम करके बनाएं तो देखिए हम लोग को ऑब्जर्वेशन देखने में आया कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल था वो एकदम सीधा सीधा निकल जा रहा था। कुछ कुछ जो था वो डेविएट हो जा रहा था, और कुछ कुछ जिस रास्ता से गया था उसी रास्ता से लौट करके आया। लेकिन मैक्सिमम जो, क्योंकि एटम से पूरा का पूरा निकल जा रहा था, इस बात से ये पता चला कि एटम तरबूज जैसा नहीं है। क्योंकि अगर तरबूज जैसा सपोज करते तो उसका चारों तरफ मास फैला हुआ होता ना, तुम्हारा अल्फा पार्टिकल को निकलने तो देता नहीं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे निकल जा रहा था, इसीलिए हम लोग को रदरफोर्ड बोले कि देखो एक्चुअल में मास चारों तरफ एटम का फैला हुआ नहीं है, वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड है, जिसका वो नाम क्या रखे, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के ऊपर फिर उन्होंने चार्ज के बारे में बताया, क्या है वो, पॉजिटिव। क्योंकि अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज होता है पॉजिटिव, और अगर हम कोई चीज़ को भेज रहे हैं एटम के पास और वहाँ से वो टकरा करके वापस आ जा रहा है, इसका मतलब अगर इधर से प्लस भेज रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या रहा होगा, प्लस, क्योंकि प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करता है, रेपेल। तो इस कॉन्सेप्ट से ये भी पता चला कि सेंटर पे तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब ये बात पता चला तो फिर हुआ क्या, रदरफोर्ड अपना बात तो रख दिए कि सारा मैटर का जो मास है वो कंसंट्रेटेड तुम्हारा कहाँ पे है, सेंटर पे। लेकिन क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो चुका था तो फिर बोले कि देखो इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन जैसा बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं धंसा हुआ है, वैसा धंसा हुआ नहीं, वो मूव कर रहा है। ये वाला मान लो पाथ है और इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो हम लोग को एक बात याद आया कि अगर कोई भी पार्टिकल, कैसा पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, कोई एक सर्कल में मूव करता है तो वो वहाँ से एक मोशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। और जब कभी भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो उससे निकलता है एनर्जी। अब मान लो कि हम बोल रहे हैं यहाँ एक बड़ा सा, ये छोटा सा, और ये सबसे छोटा, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जब तक ज़्यादा एनर्जी है तब तो यहाँ पे। अब क्योंकि वो घूमेगा लगातार, जब घूमेगा तो उसका एनर्जी क्या होगा, कम हो जाएगा। क्योंकि हम यही ना बोल रहे थे कि चार्ज पार्टिकल अगर सर्कल पाथ में घूमता है तो एनर्जी को रेडिएट करता है, निकालता है। तो धीरे धीरे उसका रास्ता कौन सा बन जाएगा, ये छोटा वाला सर्कल। फिर धीरे धीरे यहाँ पे सर्कल, और एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियस के पास, और एटम एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो हम लोग को ये वाला बात भी फ्लॉप लगा। तब जा करके आए तुम्हारे बोहर मॉडल। कौन आएगा अब, तुम्हारा बोहर मॉडल, ठीक है। तो आज का जो क्लास है वहाँ हम लोग आज पढ़ रहे होंगे बोहर मॉडल में क्या क्या बातों के बारे में बताया गया। पहला तो टॉपिक ये होगा। दूसरा फिर हम लोग ये समझेंगे कि अगर कोई एक एटम है और एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसा है अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, वो देखेंगे। बहुत सारा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे होंगे, और फिर हमारा आज का सेक्शन, मतलब आज का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। एक और दिन लगेगा और फिर ये चैप्टर पूरा तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। जितना भी हम बात बोले वो सारा तुम्हारा यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो दिखा देते हैं तुमको। पिछले क्लास में हम लोग ये सब पढ़े थे, डिस्कवरी। हाँ, हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, पिछले क्लास में हो क्या गया था। देखो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कब हुआ है, 1897। और प्रोटॉन का डिस्कवरी कब हुआ है, नहीं है, प्रोटॉन के बारे में नहीं लिखाए थे। हाँ 1917, ठीक है। तो वहाँ हम गलत लिखा दिए थे, इसीलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, तो इसको एक बार सुधार करके लिख लेना।
1917 1917। अब देखो, अब तुम्हारा मैच कर रहा होगा, क्योंकि हम लोग सीक्वेंस देखें तो पहले इलेक्ट्रॉन खोजा गया या पहले प्रोटॉन? अरे पहले इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन अगर पहले खोजा गया तो देखो 1897 ये पहले का साल है, उसके बाद ना तुम्हारा प्रोटॉन खोजा गया 1970। अब सीक्वेंस सही मैच कर रहे हैं, तो हम इसको देखे थे गूगल वगैरह में, फिर 1932 में ये सब सारा चीज़ हम लोग पिछले क्लास में सही थे, बस वहाँ पे थोड़ा सा। तो ये सब हम लोग अभी देख लिए। अब हम लोग आगे का देखें, यहाँ तक क्लियर है ना तुम लोग को? चलो, तो आज हम लोग करने क्या वाले हैं, चलो। अभी 9 तक में तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला है। 11 जब जाएगा ना, तो ये पार्टिकल की तरह उसको सोचता है, लेकिन वेव नेचर भी हो जाता है, कुछ कुछ लोचा होता है, ठीक है। फिलहाल अभी कुछ भी नहीं है, अभी टेंशन फ्री होकर के पढ़ते हैं, ठीक है। अब पंखा बंद कर ले क्या? ठीक है, छोड़ दो छोड़ो। तो हम लोग टॉपिक डालेंगे बोहर मॉडल ऑफ एटम। लिखने से पहले हम समझेंगे हम लोग इसको, बोहर मॉडल ऑफ एटम। शांति से बैठ करके समझो, ठीक है, बात मत करो। देखो हुआ क्या, ये जो बोहर था आदमी, ये किसका बात को गलत साबित किया? इससे पहले कौन आए थे? रदरफोर्ड ना। रदरफोर्ड क्या बोल रहा था, जरा सोचने का अगर कोशिश करेगा तो वो बोला देखो ये तुम्हारा रास्ता है, और इस रास्ता में तुम्हारा कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन। और जब इस रास्ता में हो जाएगा ऑन, अगर इस बार हुआ ना ऑफ, अगर इस बार बोर्ड हुआ तो पता है क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे, हाँ, यूपीएस को। क्या हुआ रे, हंस कर रहा है? मैंने बात पता है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, बहुत सारा लाइव भी जुड़ा हुआ है, उन लोग का स्क्रीन दिख रहा है साफ साफ, तुम लोग का में दिक्कत हो जा रहा है। वो लोग भी सोच रहा होगा क्या रुका है क्या। नहीं बैठो ना, उठो ना, हाँ जाओ ना, बता रहे हैं, जा जा जा। वो तीर वाला सिंबल दिख रहा है ना, वहाँ कोना में भैया, ऊपर स्क्रीन में, हाँ उसको तीसरा नंबर नीचे से तीसरा, हाँ जिस वाले में उसी को छुओ, आओ बैठो। शांति से बैठो, समझा? क्या माइक था क्या? चलो सुनो, तो हम ये बोल रहे थे, वो जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, रदरफोर्ड क्या बोल रहा था, वो अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हारा मूव करेगा तो एनर्जी निकालेगा, और अगर एनर्जी निकला दोस्त यहाँ से, तो वो एनर्जी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम। और ये जो तुम्हारा रेड कलर से हम इलेक्ट्रॉन को दिखाएं, वो धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे पहुंच आ जाएगा। तुम सोचेगा ऐसा कैसे, तुम अपना ही एग्जाम्पल ले लो ना, तुम्हारे जेब में अगर हम 1000 रुपया रख देते हैं, तो तुम अपना घर में तो दिखेगा नहीं, बाजार भटकेगा, और एक समय आएगा जब तुम्हारा जीरो बैलेंस हो जाएगा, कहाँ घुस जाएगा तुम? घर पे। तो बस वैसा ही सोचो ना, जब तक इसके पास पूरा एनर्जी था तो पूरा घूम रहा था, एनर्जी धीरे धीरे घूमते घूमते क्या हो जाएगा इसका, खत्म। तो कहाँ समा जाएगा, एकदम न्यूक्लियस पे आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो सारा एटम एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं, कोई भी एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। और हम लोग देखें कोई भी मैटर जो बना हुआ है वो एक्चुअल में बना किससे, एटम एटम से। अब एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मैटर एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। तो ये वाला तो बात गलत हो गया ना, लेकिन हम लोग तो मैटर को देखते हैं जीता जागता, देख रहे हैं ना कि नहीं देख रहे हैं? तो इस बात क्योंकि प्रूफ कौन कर दिया, तुम्हारा बोहर मॉडल। तो बोहर वो भी एक साइंटिस्ट ही है, जैसे वहाँ डाल्टन सुन रहा था वैसे बोहर नाम का साइंटिस्ट है। देखो हुआ क्या, तभी क्या बोला, हम इस बात को एग्री करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले रास्ता पे घूम रहा है, और इस वाले रास्ता का वो नाम देता है, क्या नाम देता है, ऑर्बिट। क्या नाम देता है इसका, ऑर्बिट नाम। चलो नहीं हटेगा, बहुत गंदा बना है। बोलता है कि अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले रास्ता में घूम रहा है, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन हम बोल रहे हैं इस वाले रास्ता में घूम रहा है, तो इस वाले रास्ता का कोई फिक्स एनर्जी है, इस रास्ता का ही कोई तुम्हारा फिक्स एनर्जी है, और जब तक इस रास्ता पे इस कलर का यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो ये किसी भी तरह का एनर्जी को रेडिएट
नहीं करेगा। और जब एनर्जी ही नहीं निकालेगा तो कभी नीचे आने का चांस है नहीं। वैसे ही सिमिलरली ये दूसरा वाला रास्ता है, दूसरा वाला ऑर्बिट है, तो इस वाला का भी एनर्जी कुछ होगा, अलग एनर्जी होगा इसके कंपैरिजन में। तो अब इसमें जो भी एनर्जी होगा, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, तो यहाँ पे कितनों घूमे तो वो एनर्जी को रेडिएट करेगा नहीं। सिंपल है, बोहर ये बोला कि देखो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो घूमता है इस तरह का गोल गोल सा रास्ता पे, इस वाले रास्ता का वो नाम देता है ऑर्बिट। क्या नाम देता है इसका? ऑर्बिट। और दूसरा दूसरा नाम देता है, इसका नाम बोलता है एनर्जी सेल। क्या बोलता है इसको? और एनर्जी सेल। ऑर्बिट बोल लो, एनर्जी सेल बोल लो, ठीक है। बोला इन सब में जब कभी भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ठीक है, तो उससे कोई भी तरह का एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो किसी भी तरह का एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। देखो हम बताते हैं, इस तरह का बहुत सारा ऑर्बिट होता है। जैसे मान लो कि हम एक एटम ले लेते हैं एक्स नाम का, जैसे हाइड्रोजन का एटम होगा कि नहीं, गोल गोल सा, हीलियम का एटम होगा कि नहीं, गोल गोल सा। हम बोल रहे हैं इसी को चलो हम बना करके देखते हैं। तो जब बनाएंगे तो अंदर में तो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियस दिखेगा, और बाहर में ऐसा ऐसा सर्कल से फॉर्म में बहुत सारा रास्ता दिखेगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑर्बिट। इस तरह का के वो रहेगा, तुमको पता है? बहुत सारा का मतलब इन्फिनाइट रहेगा। इन्फिनाइट का मतलब सुना है पहले ना, अनगिनत, उतना सारा इन्फिनाइट को रहेगा। अब दिक्कत क्या है, जो सबसे पास में है, जैसे ये पहला वाला ऑर्बिट है, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला है, तो जो सबसे पास है न्यूक्लियस का, उसका एनर्जी उतना कम, जितना दूर जा रहा है उसका एनर्जी उतना ज्यादा होते जा रहा है, ठीक है। तो अब जो हम बोल रहे हैं, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास जिसका एनर्जी है 5 जूल। कितना है? 5 जूल। ऐसे ही सोच रहे हैं, जैसे कोई भी चीज को नापने का यूनिट होता है कि नहीं, 5 मीटर 10 मीटर, वैसे एनर्जी को नापने का जूल होता है, पढ़ा होगा तुम लोग फिजिक्स में। तो अगर 5 जूल का एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, 10 जूल का एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, 15 जूल का एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, तो बोलता है जो यहाँ पे है वो 5 जूल वाला ही घूम सकता है। यहाँ वाला जो हम बता रहे हैं इसमें सिर्फ कौन घूम सकता है? 5 जूल। ये दूसरा वाला जो सेल है इसमें कौन घूमेगा? 10 जूल वाला। जब 5 जूल वाला इसमें घूमेगा तो किसी भी तरह का एनर्जी नहीं रेडिएट करेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो तुम्हारा सेल दिख रहा है ना, ये वाला जो तुम्हारा ऑर्बिट है, इसके पास एनर्जी होता है। इसी के पास क्या है? एनर्जी होता है। जरा तुम सोचो, हम बोलते हैं कि तुमको यहाँ से वहां तक चल करके जाना है, चलो हम ये एक रास्ता बना रहे हैं और बोल रहे हैं यहाँ इस रास्ता से तुमको चल करके यहाँ तक जाना है, एनर्जी जाएगा? हाँ, बेशक सा बात है, लगेगा। ट्रेडमिल लगा देते हैं ना, या फिर एक्सीलरेटर लगा देते हैं, ठीक है। अब तुम यहीं पे खड़ा रहो, यहाँ तक पहुंच जाएगा, अब एनर्जी जा रहा है क्या? नहीं ना, एनर्जी निकल रहा है नहीं। तो वही बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मान रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में हम तुमको नहीं पता था कि ये वाला कोई फिक्स टाइप का सेल होता है जिसके पास एनर्जी रहता है स्टार्टिंग से ही, लेकिन अब तुमको बता रहे हैं ना इसके पास एनर्जी है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा क्या उससे एनर्जी निकलना चाहिए? नहीं निकलेगा। समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, यही बात को बता दिया, और इसी थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोहर का थ्योरी। ठीक है, बहुत घटिया था क्या? बोलो भाई हाँ ना। ठीक है, घटिया था तो घटिया, लेकिन तुमको इसको लिखना है, याद करना है एग्जाम में, ठीक है। बोहर थ्योरी से हम लोग क्या समझेंगे? एक बार थोड़ा सा हम शॉर्ट नोट टाइप का बता रहे हैं तुमको, सुनो यहाँ पे। बोहर थ्योरी से क्या समझेंगे? बोहर क्या बोला कि देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो तुम्हारा मूव करता है एक सर्कुलर सा रास्ता में। एटम में एक सर्कल सा रास्ता दिखता है, उसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, जैसे ये सर्कल सा रास्ता है, ये सर्कल सा रास्ता है। ये जो सर्कल सा रास्ता है इसका नाम वो बोलता है दोस्त, इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्बिट, या फिर बोल लो इसको एनर्जी सेल। जब कभी भी इस एनर्जी सेल में कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो किसी भी तरह का एनर्जी नहीं निकालेगा, ठीक है। क्यों नहीं निकालेगा? क्योंकि ये जो सेल है इसके पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी पहले से अवेलेबल है, इसके पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी पहले से अवेलेबल है, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे कि इस तरह का सेल तो बहुत सारा है, इन्फिनाइट हुआ है, तो सबसे कम वाला एनर्जी से लेके बहुत ज़्यादा एनर्जी तक का, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये कम वाला है, ये ज़्यादा वाला है? तो कुछ तो रिप्रेजेंटेशन होगा ना। इतना सारा बच्चा है, तुम्हारा नाम रामू, किसी का नाम श्यामू, नाम से पहचान पाते हैं। वैसे ही एनर्जी किसके पास ज़्यादा है कम है, इसको भी नाम से पहचानेंगे। जो ये वाला है इसका नाम रख देंगे हम लोग के। क्या रखेंगे इसका? के। इसको बोलेंगे हम लोग एल, इसको बोलेंगे हम लोग एम, और ABCD तो जानता ही होगा, के बाद एल एम एन, एम के बाद एन ओ पी। जितना सेल बनाते जाएंगे वैसा वैसा तुम्हारा नाम होते जाएगा। ये तो हो गया अल्फाबेटिकल नेम। तुमको नंबर में नाम लिखना है क्या? तो जो तुम पहला वाला सेल है उसको बोल दो 1, जो दूसरा वाला है उसको बोल दो 2 3 4, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था किसका? बोहर मॉडल का। क्या सही है? लिखेंगे एक बार, ठीक है। और फिर नहीं आया फिर से एक बार बता देंगे, तो एक बार चलो लिखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हुआ क्या कि बोहर क्या सजेस्ट करता है कि इलेक्ट्रॉन है ना,
बोहर मेरे साथ नहीं लिखेगा बे, लिखो ना। बोहर सजेस्ट दैट electron can revolve, electron can revolve, revolve का मतलब पता है ना, चक्कर लगाना, ठीक है। revolve in a certain fixed orbit, certain fixed orbit with definite amount of energy। उस ऑर्बिट के पास पहले से बता रहे कुछ एनर्जी पहले से अवेलेबल है, इसलिए बोल रहे हैं विथ डेफिनेट लिख लो या फिर फिक्स लिख लो, डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। आगे और एक बात बोल सकते हैं इसके लिए, लिखो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोले थे, आप शॉर्टकट लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं ना तुमको। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्टेशनरी, या दोनों लिखना है। ओए हीरो, उसकी तुम्हारे बगल में, निशांत के बगल में प्रॉब्लम है दोस्त, घर जाना है, याद आ रहा है घर का, तो फिर काहे बोल रहे हैं। हाँ फिक्स्ड एनर्जी रहेगा, किसी लेवल के पास तो वो लूज नहीं करेगा, फिक्स्ड है ना, हाँ, तो लूज नहीं करेगा। तुम समझा नहीं, चलो एक बार फिर से बताएंगे, एक बार लिखो। फिक्स्ड है, हाँ फिक्स्ड है ना। हाँ, उस सेल के पास एनर्जी फिक्स है। चलो हम एक बार फिर से बता रहे, तुम इसको लिखो तो, ठीक है। तुम क्या सोच रहे हैं, बता रहे हैं क्या हुआ बे, ठीक है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्टेशनरी और इन स्टेशनरी स्टेट, in this state electron not lose energy, दोनों अलग अलग है ना, एक तरफ सिर्फ स्टेशनरी लिख करके छोड़ दिया और दूसरा तरफ क्या लिखे हैं, स्टेशनरी स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है, अवस्था, ठीक है। दोनों का सेंस अलग अलग है, स्थिति। हाँ एक बार चलो फिर से इसको समझो, हटाएं। मेरा गोल अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन जैसे ये पहला वाला सेल है, उसके बाद ये दूसरा वाला सेल है, और ये तुम्हारा तीसरा वाला सेल है। सबके पास एनर्जी है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है। चलो एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पास है 5 का एनर्जी, इसके पास है 10 का एनर्जी, और इसके पास है 15। अब देखो ये जो सेल है, ये सेल का 5 एनर्जी है तो 5 ही रहेगा। अब ये मत सोचना कि कम हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, अब इलेक्ट्रॉन का अगर 5 एनर्जी है तो वो कौन सा रास्ता में घूम रहा होगा, इस वाला रास्ता में। सपोज करो ये तुम्हारा एक एटम है, ठीक है, ये मार्कर क्या है, एक एटम है। इसके पास कोई भी एक मतलब इसके अंदर बहुत सारा एटम है, उस एटम में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। अगर इसके पास 5 एनर्जी है तो वो पहला वाला रास्ता में घूम रहा है। अब इसको हम रगड़े, गर्म हो गया, एनर्जी ज़्यादा आ गया। एनर्जी किसको मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को। अब क्या 5 ही रहेगा एनर्जी, नहीं, हो सकता है 10 हो जाए। तो ये फटाक से उछल करके किस में चला जाएगा, इसमें, और यहाँ पे चक्कर लगाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि और ज्यादा रगड़ दिए, या फिर कहीं और से इसको और ज्यादा एनर्जी मिल गया, जब इसको हम तवा में चढ़ा देंगे तब फिर और ज्यादा एनर्जी मिल जाएगा ना, तो ये उछल करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो सेल हम बता रहे हैं ना, ये सेल, इसके पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अब इसमें अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उससे किसी वो इलेक्ट्रॉन से किसी तरह का एनर्जी रिलीज नहीं होता है, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ से मान लो कि इलेक्ट्रॉन सबसे ऊपर पहुंच गया, इसका घर कहाँ था, ये वाला लेवल, पहुंच कहाँ गया है, यहाँ पे, ठीक है। अब जब ऊपर पहुंच गया, कितना लेकर के, 15। अब मान लो
बाय चांस उसके पास एनर्जी खत्म हो गया तो कहाँ पहुंच जाएगा? उससे पहला वाला घर में, ठीक है। यहाँ पे घूमते रहेगा, अब उसके पास और एनर्जी खत्म हुआ तो कहाँ पहुंच जाएगा? ये वाला घर में, ठीक है। अब तुम सोचेगा कि नहीं, तब इस तरह लूज करते करते न्यूक्लियस में पहुंच जाएगा, ये तो पहले वाला ही बात हो गया। तो ऐसा नहीं है तुम्हारे मन से तुम्हारा एनर्जी लॉस होगा, वो लॉस होगा कुछ फिक्स्ड अमाउंट में। जैसे कि पहले 15 है तो मात्र वो बोलता है हम 2-2 के फॉर्म में लूज करेंगे। पहले 15 है तो हम 12 करेंगे, फिर हम क्या लूज करेंगे? 12 के बाद 2 कम और करो 10, उसके बाद, ठीक है। तो एक फिक्स्ड अमाउंट में रिलीज करता है, और जिस अमाउंट में हमको चाहिए ताकि हम न्यूक्लियस पे पहुंच जाए, उस अमाउंट का वैल्यू आएगा ही नहीं, और आएगा ही नहीं तो हम न्यूक्लियस में पहुंच पाएंगे नहीं। तो इसका मतलब हम सेल में ही ना घूमते रह जाएंगे दोस्त। ज्यादा एनर्जी है तो बड़ा वाला सेल में घूमो, कम एनर्जी है तो कम वाला सेल में घूमो, लेकिन घूमो तुम सेल में ही। क्या एनर्जी निकालेगा इलेक्ट्रॉन? नहीं निकालेगा ना। क्या बर्बाद हो जाएगा? नहीं होगा। समझ रहा है? अब बोलो भाई, और कुछ? पक्का? हाँ, अगर है ना तो बोल दो, कोई गिला सिखवाने बाद में बोलेगा, बोलो ना भैया। नहीं कुछ जबरदस्ती। चलो एक बार पढ़ते हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब स्टेशनरी का मतलब तुमको पता है क्या होता है? कोई भी चीज का वैल्यू अगर फिक्स्ड है तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग स्टेशनरी, ठीक है। तुम ही बोलो ना, हम स्टेशनरी एक जगह पे रुका हुआ है, स्टेशनरी। फिजिक्स में बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाया होगा, ठीक है। फिक्स्ड जगह के लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्टेशनरी। अब देखो हुआ क्या, बोहर क्या सजेस्ट करता है, वो बोलता है देखो इलेक्ट्रॉन जो है ना दोस्त, वो रिवॉल्व कर रहा होगा, घूम रहा होगा, वो फिक्स्ड ऑर्बिट पे, वो सर्कल वाला रास्ता जो है ना एटम के अंदर, उसको नाम क्या है दिया, ये फिक्स्ड ऑर्बिट। तो बोलता है बोहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा फिक्स्ड ऑर्बिट पे, और उस ऑर्बिट के पास क्या रहेगा तुम्हारा? कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। हो सकता है कम हो तो उसका सेल कहाँ रहेगा? न्यूक्लियस के पास। ज्यादा एनर्जी रहा तो उसका जो सेल है वो दूर रहेगा। देखो और क्या हुआ, बोलता है कि जो एनर्जी है किसके पास? इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है। जब कोई भी सेल में घूम रहा है तो वहां पे समझो कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या है? एकदम फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं ये वाला सेल है, पहला वाला सेल, ये है दूसरा वाला सेल, तो जब तक इस वाले सेल में घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो भी है बस वही रहेगा, फिक्स रहेगा। इसके लिए वर्ड हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? स्टेशनरी रहेगा। या फिर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे किस स्टेट में रहना चाहेगा? स्टेशनरी। स्टेशनरी स्टेट का मतलब ये मत समझ लेना कि वहां पे स्थिर है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है लेकिन उससे एनर्जी नहीं निकल रहा है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, वो स्टेशनरी स्टेट में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख भी रहे हैं कि अगर इस स्टेट में रहा कभी भी इलेक्ट्रॉन तो उससे भी किसी भी तरह का एनर्जी का लॉस नहीं होगा, ये बताना चाह रहे हैं। क्या सही है? पक्का? आगे बढ़े, चलो। मजा आ रहा है ना फिल्म देखने में? चलो आगे लिखते हैं। तो ये बता तो दिया, कुछ कुछ बात को और बोलता है जिसको हम लोग बोलेंगे पोस्टुलेट। सुनो, पोस्टुलेट्स बाय बोहर। पोस्टुलेट का मतलब तुमको पता है? चलो हम बताते हैं। मैथ में अक्सर सुना होगा पोस्टुलेट के बारे में, नहीं सुना है तो थ्योरम के बारे में तो जरूर सुना होगा। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम प्रूव करके दें तुमको, उसको तुम मानना थ्योरम, ठीक है। जैसे अगर हम तुमको बोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो तुम इसको मान लिया, लेकिन हम तुमको साबित करके देंगे इसको, चाहिए बोलो ना। तुम a प्लस बी और a प्लस बी को 2 बार जब मल्टीप्लाई करेगा ना दोस्त तो यही आएगा, तो ये साबित करके दिए, तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं एज ए थ्योरम, ठीक है। लेकिन कभी कभी कोई चीज होता है जिसको हम ये नहीं साबित करके नहीं देंगे, लेकिन हम बता दिए और तुम मेरे पे ट्रस्ट करता है तो तुम मान लिया, ठीक है। अगर हम मान लो अच्छा खासा ज्ञानी रहेंगे, IAS वाईएस का एग्जाम क्रैक करके बैठे हैं तुम्हारे सामने, तो कुछ भी बोलेंगे तो तुम मानेगा कि नहीं मानेगा? अब तुम लोग का महानता तुम लोग माने ना माने, लेकिन एक बात बताओ, एक लाइन है, ठीक है, या फिर एक पॉइंट है, पॉइंट के चारों तरफ 360 डिग्री एंगल होता है, बोलो ना, बचपन से सुना है, प्रूफ करके दिखाओ। नहीं कर पाएगा। तो कुछ कुछ चीज होता है जिसका प्रूफ आदमी नहीं लेता है, ठीक है, डायरेक्ट बात मान लेता है, जैसे कि मेरा बात मान लो। जैसे ही पॉइंट वाला बात बताएं, तो जब ऐसा बात होता है उसको इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं पोस्टुलेट। क्या बोलते हैं? तो बोहर अब बताओ इतना अच्छा आदमी है तो उसका बात को तुम नहीं मानेगा? हेरे लड़की, बात नहीं करना, अच्छा बात नहीं सुना। तो बोहर भी कुछ कुछ बात को बताएगा, क्योंकि वो महान है तो हम उसका बात को याद रखेंगे, उसका बात को अगर हम लोग सुनेंगे तो हमारा एटम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, जो जो बता रहा है, नहीं तो नहीं होगा। सपोज करो कि पॉइंट के चारों तरफ एंगल होता है 360 डिग्री,
पॉइंट के चारों तरफ डिग्री कितना होता है 360 डिग्री। हम तो कोई बोलते ही नहीं मानने के लिए, और बोलते हैं दोस्त एक बात बताओ ना, ये 60 है ये 70 है तो ये कितना होगा, निकाल पाएगा कभी? ये 60 डिग्री है ये 70 है तो ये कितना होगा? हम तुमको बोल दिए 360 मानो पॉइंट के चारों तरफ, तब तुम निकाल पाएगा इसको, और अगर नहीं मानेगा तो नहीं निकाल पाएगा। तो पोस्टुलेट को याद रखेगा तब ना जाकर के तुम्हारी काम बनेगा। तो बस अगर ये थ्योरी को तुमको समझना है तो उसका पोस्टुलेट को भी तुमको समझना होगा, याद रखना होगा। प्रूफ चाहिए उसका पोस्टुलेट के लिए? उसकी बातों का प्रूफ चाहिए तुम्हें? नहीं चाहिए? तुमको चाहिए दोस्त? तो पागल वागल है क्या जो मन से बोलता है? चलो तो पोस्टुलेट है, 2 को पोस्टुलेट लिखेंगे तो लिखो इलेक्ट्रॉन जो है ना, पोस्टुलेट बेसिक्स है जो अभी हम लोग पढ़ लिए। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है इन वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ कॉल्ड, क्या कहते हैं बताना? ऑर्बिट। हाँ POSTULATE सही तो लिखे। पोस्टुलेट का मतलब नहीं समझा? कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको तुम सही मान लो बिना प्रूफमेंट का, उस स्टेटमेंट को बोलते हैं हम लोग पोस्टुलेट। ठीक है, तो हम अगला जो बात सब लिख रहे हैं ये बात बता के क्या है तुम्हारा बोहर। तो अब उसका प्रूफ नहीं चाहिए तुमको, जो बोला उसको पत्थर का रखिए सोच करके मान लो। ठीक है, ये हो गया पोस्टुलेट का मतलब। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर ऑर्बिट, या फिर सिर्फ ऑर्बिट भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे बोलो? ऑर्बिट, और क्या बोलेंगे? एनर्जी सेल, स्लैश लगा है इठो और है ये। ठीक है, एनर्जी सेल, एनर्जी लेवल भी। ठीक है, एनर्जी लेवल। ठीक है, दूसरा बात, ये जो सेल है इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी सेल। ये जो एनर्जी सेल है इसको रिप्रेजेंट 2 तरह से कर सकते हैं हम लोग। पहला तो है तुम्हारा अल्फाबेटिकल, और दूसरा है तुम्हारा नंबर वाला। चलिए लिखो अल्फाबेटिकल, और दूसरा है नंबर वाला। अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग लिखें तो हम लोग बोल सकते हैं KLMN OPQR लिख देना, 1 2 3 4 डॉट 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 5 6 7 लिख देना अगर मन कर रहा है तो। ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर, ये सब आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, तीसरा नंबर ऑर्डर ऑफ एनर्जी। किसका एनर्जी ज्यादा होगा? हाँ, के का होगा। वाह, कितना अच्छा नॉलेज है तुम्हारा। ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सेल, देखो KLMN, अभी हम चित्र बनाएंगे तो सबसे दूर n रहेगा, इसका मतलब उसका एनर्जी सबसे ज्यादा है। नहीं, n का बे तो कम होगा, इसका एनर्जी ज्यादा होगा ना। 1 2 3 4, एनर्जी ज्यादा किसका होगा? 4 वाला का। अब देखो इसको जब हम लोग एक चित्र के माध्यम से देखेंगे तो तुमको ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या तुम इतना लिख लिया है? नहीं लिखा है तो अब लिखो। चलो इस बार सुंदर बन जाए दोस्त, और कुछ नहीं चाहते हैं आपसे। हंसता है बे, तुम बनाओ ना तब पता चलेगा। चलो ठीक है, काम लाइक बन गया है। ठीक है, थोड़ा जूम कर लें ताकि हमको भी स्पेस मिले। चलो इसको हम लोग न्यूक्लियस बोल देते हैं, समझ जाएगा? अब जो
स्पेलिंग में भी दिक्कत हो रहा है तुम लोग को? नहीं, अगर तुम ऐसा बोल रहा है तो कोई बात नहीं। ये पार्ट जो है ना रेड कलर का, रेड से कर दिए न्यूक्लियस। अब खुश? ठीक है। अब देखो, पहला वाला जो सेल है तुम्हारा, ये वाला पहला ऑर्बिट, इसको बोलेंगे हम लोग के। दूसरा वाला को बोलेंगे हम लोग एल। इसके बाद एम। अगर आगे आता तो एन रहता। नंबर में नाम बोलो। इसको बोलेंगे 1 2 3। अब जैसे जैसे दूर जा रहे हैं न्यूक्लियस से, वैसे वैसे एनर्जी बढ़ रहा है। अब यही चीज तो तुमको हम यहाँ पे लिखवाए हैं दोस्त। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो पहला बात ही क्या बोला कि बोहर पहला बात बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा रिवॉल्व करेगा, सर्कल जैसा रास्ता रहेगा, जिसका नाम क्या रखेंगे हम लोग? ऑर्बिट बोल लो, या फिर क्या बोल लो उसको, एनर्जी सेल, या फिर एनर्जी लेवल। रिप्रेजेंट करने का तरीका तुम्हारा क्या हो सकता है? KLMN या फिर 1 2 3 4। सेल ज्यादा एनर्जी किसका? KLMN में देख लो, ऑर्डर लिखा दिए हैं, और 1 2 3 4 में ऑर्डर लिखा दिए हैं। क्या ये बात सही है? ठीक है। तो ये एनर्जी का लेवल है। और देखो ये जो सेल है इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एन से। तो हम चलो लिख देते हैं, सेल का मतलब हम लोग क्या समझेंगे? एन। और ये क्या हो सकता है? 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है। अरे ये जो है ना सेल ही ना बोलेंगे इसको, तो हम बार बार सेल लिखें कि एन भी लिख देंगे तो समझ आ जाएगा तुम्हें, आ जाएगा ना। चलो यहाँ तक क्लियर है। ये था तुम्हारा किसका पोस्टुलेट? बोहर का। किसका? बोहर का। क्या यहाँ तक सही है? आगे देखें। चलो एक बात और है, अब कहीं ना कहीं हम लोग एक चीज समझ चुके हैं कि अगर कोई एक एटम है, एटम स्पेयर अगर है, सपोज करते हैं, तो एक सेंटर होता होगा जिसका हम लोग नाम क्या रखते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों ओर तुम्हारा कौन मूव कर रहा होता है? इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी लूज नहीं कर रहा होगा, क्योंकि वजह अभी हम लोग बोहर मॉडल में समझ लिए। ठीक है। अब बोलते हैं कि इसके अंदर ये पूरा अगर एटम है तो इसके अंदर तुम्हारा तीन चीज था ना, तीन पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो बहुत सारा एटम है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, इस तरह का बहुत सारा है। तो सबके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये जो इसका नंबर है पार्टिकल का, फिक्स तो नहीं रहा होगा, सबके अंदर अलग अलग रहा होगा। अरे सारा का नाम रामू थोड़ी ना हो सकता है। ठीक है। तो वैसे ही सारा एटम में एगो इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना हो सकता है। अगर इसमें एक है तो हो सकता है इसमें दो हो, इसमें हो सकता है तीन हो, चार हो, कुछ भी हो सकता है। प्रोटॉन भी हो सकता है कुछ ना कुछ हो, और इलेक्ट्रॉन भी कुछ ना कुछ हो सकता है। अब हुआ क्या, और ये सबको पता कौन करने बैठ गया है? साइंटिस्ट लोग। तो हम लोग को बस नंबर याद रख लेना है। ठीक है। तो कोई भी एक एटम आया, और एटम के अंदर हम लोग गिन लिए कितना गो प्रोटॉन है और कितना गो न्यूट्रॉन है। जितना गो प्रोटॉन था, जैसे मान लो ये एटम है, प्रोटॉन को प्लस चार्ज से दिखाते हैं, ये रहा एक प्लस, ये रहा एक प्लस, ये रहा एक प्लस, और ये है एक प्लस। कितना गो इसमें प्रोटॉन दिख गया तुमको? 4। एक और बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ इसमें प्रोटॉन के गो है? 8। ये नंबर अंदर जाकर के हमको देखना नहीं है, हमको याद करना है। ठीक है। और बेशक सब बात है तुम लोग को याद भी होता है। ठीक है। एक बात बताओ, जितना ज्यादा इसमें प्लस चार्ज होगा, अगर प्रोटॉन का मतलब प्लस ही होता है ना, तो इसके अंदर प्लस के गो है 4 गो, इसके अंदर प्लस के गो है 8 गो। तो क्या ये न्यूट्रल है? न्यूट्रल मतलब कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। और एक्चुअल में एटम कैसा होता है? न्यूट्रल होता है ना। तो इसके पास -4 भी होगा, इसके पास -8 भी होगा। अब जोड़ करके देखो ना 0, अब जोड़ करके देखो ना 0। इसका मतलब अगर प्लस वाला 4 गो है तो माइनस वाला भी क्या रहा होगा? अगर प्लस वाला 8 गो है तो माइनस वाला भी कितना रहा होगा? तो प्लस वाला के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं प्रोटॉन, और माइनस वाला के लिए लिखते हैं। इसका मतलब एक बात तो तय है कि अगर कोई एक एटम है, अगर इसमें प्रोटॉन 10 तो है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना रहा होगा? तो P = E बोल सकते हैं क्या? जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी एक एटम है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, उसके लिए जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एक चीज और भी होता है इसमें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन। अब देखो हुआ क्या, यहाँ से 2 नंबर का इजाद होता है। ठीक है। कोई भी एटम के पास, हम तो को बोलते रहते हैं ना 2 नंबर होता है इसके साथ जुड़ा हुआ, एक को क्या नाम देते थे? एटॉमिक नंबर, सुना है ना पहले भी। और दूसरा वाला का नाम क्या रखते थे? मास नंबर। लेकिन एक्चुअली मास नंबर और एटॉमिक नंबर से हम लोग समझते क्या है, आखिर होता क्या है? तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? कोई भी एक रैंडम एटम उठा करके लाएंगे, उसके अंदर जितना भी प्रोटॉन है उसको गिन लेंगे, और उसी नंबर को हम लोग क्या बोलने लगेंगे? तो इसका मतलब हाइड्रोजन का जो 1 तुम गिनता है, याद रखता है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम का 2 याद रखता है, लिथियम का 3 याद रखता है। एक्चुअल में ये एटॉमिक नंबर है ना,
और एटॉमिक नंबर हम लोग को मिला कैसे होगा? प्रोटॉन गिने होंगे। अब हम तुमसे पूछते हैं, बताओ कैल्शियम का प्रोटॉन क्या होगा? शाबाश, कौन बोला 40? 20 होता है। कितना होता है? ठीक है, गजब आदमी है बे। तो वो जो नंबर हम लोग याद किए ना, 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर रटने बोलता है जो, एक्चुअल में वो हम लोग को क्या याद करवा रहा है? उसके अंदर प्लस चार्ज के वो है, प्रोटॉन का नंबर याद करा रहा है। ये बात समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है। और इत्तेफाक से बताओ, हम तुमसे पूछते हैं कैल्शियम के अंदर तुम्हारा प्लस चार्ज के वो है, प्रोटॉन के वो है, तो तुम बोला 20 को। माइनस चार्ज के वो है, तो वो भी तो तुम 20 ही बोलेगा। तो मतलब कोई भी एटम का तुमको प्रोटॉन पहले से पता होता है और इलेक्ट्रॉन पहले से पता होता है, हाँ कि ना? चलो हम तुझसे और पूछते हैं, लिथियम, बोलो प्रोटॉन का नंबर बताओ और इलेक्ट्रॉन का नंबर बताओ। दोनों का 3 हो जाएगा। चलो लिथियम के, लिथियम हो गया। बेरिलियम बोलो, दोनों के लिए 4। अबे 2 चीज तो समझ गए, एटम के अंदर 3 चीज होता था, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक, ठीक है। चलो उसको भी लिखते हैं। क्या ये बात सही है? एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि दोनों तो आपस में बराबर ही है ना। ना 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 ना, हम लोग पहले से याद करते हैं एटॉमिक नंबर, लेकिन हम लोग को पहले से क्या पता होना चाहिए था? प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन का नंबर पहले से तुमको पता होता तो तुम उसी चीज को नहीं मानता एटॉमिक नंबर। लेकिन हुआ क्या, तुम लोग को प्रोटॉन बताना ज्यादा आसान है, एटॉमिक नंबर रटवाना ज्यादा आसान है, तो रटवा दिए, फिर बाद में आप समझ लो। समझ रहे हैं ना? चल, तो हम बोलते हैं अगर कोई एटम है तो इसके पास 2 टाइप का नंबर होता है। पहला नंबर को हम लोग क्या बोलते थे? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर से अब हम लोग क्या समझेंगे? द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। कोई भी एटम में कितना गो प्रोटॉन प्रेजेंट है, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। ठीक है। एक बात और है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ, ठीक है। चलो इसको हाईलाइट करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्त, ये हमेशा सही नहीं होता है। ये तभी तक सही होता है जब तक कोई भी एटम के ऊपर कोई भी चार्ज तुमको नजर नहीं आ रहा है। जैसे हम तुमसे पूछते हैं A+ या फिर चलो Ca2+ और ये को C है, इसके पास प्रोटॉन कितना है तो तुम 20 बोलते हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 20 बोलते हैं। प्रोटॉन कितना है? 20 बोलो। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? जैसे तुम 20 बोलेगा बोलेंगे गलत है, यहाँ पे दोनों बराबर नहीं ना है, नहीं, यहाँ लेकिन दोनों बराबर है। जब तक एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, जैसे यहाँ पे +2 था, यहाँ पे कोई चार्ज है? नहीं है। चार्ज नहीं है तो ये बात एकदम सही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी उसका टेंशन नहीं लेना है तुमको चार्ज तार्ज का, बस सोचो कि अगर किसी के ऊपर चार्ज नहीं है तो उसको उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ, तो उसको मेंशन कर दे क्या? नहीं तो फिर बोलेगा आप गलत लिखवाए, है कि नहीं? चलो लिखते हैं। तो व्हेन एटम इज न्यूट्रल, एटम इज, जब एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा उस केस में तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मजेदार बात पता है दोस्त क्या है? एटॉमिक नंबर इसको रिप्रेजेंट करने का भी एक तरीका है, एक लेटर है, उसको भी तुमको पढ़ना है। जेड, जेड से किसको लिखेंगे? एटॉमिक नंबर। वो उसका होश उड़ गया। एटॉमिक नंबर को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना दोस्त, उस वो क्या है तुम्हारा? जेड। तो इसको हम लोग बोलेंगे जेड से, इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा बोलते हैं एटॉमिक। अब तुम बोलेगा इसमें क्या खास बात है, ये तुमको अभी पता चल जाएगा। एटॉमिक सही लिखे है ना रे, तो फिर हम मिटाएगा है, इज रिप्रेजेंटेड बाय, बोलिए दोस्त, जेड। सही है। कैपिटल जेड लिखे हैं, छोटा जेड नहीं लिखे हैं, ये भी ध्यान रखना। क्या पहला नंबर क्लियर हो गया? एटॉमिक नंबर। दूसरा हम लोग याद करते हैं ना मास नंबर, नहीं, दूसरा मास नंबर याद करते हैं ना, जैसे कैल्शियम पूछते हैं तो तुमसे 2 नंबर निकल के आता है मुंह पे, 20 भी और 40 भी। वो जो 40 था वो था क्या? मास नंबर। मास नंबर कैसे पता चलता है? चलो देखते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है मास नंबर। देखो मास नंबर होता क्या है, कोई भी एक एटम है, इसके अंदर जितना भी प्लस वाला है और जितना भी इसके पास न्यूट्रल वाला, अरे हम बोल रहे हैं जितना भी प्रोटॉन है जितना भी न्यूट्रॉन है, कुछ तो नंबर होगा। प्रोटॉन मान लो 10 ठो है और न्यूट्रॉन मान लो 12 ठो है, टोटल कितना नंबर हो गया? 10 और 12,
ये 22 जो है ये तुम्हारा मास नंबर है। तुम बोलो मास नंबर ही क्यों बोले? चलो सोचो, ये एक एटम है, इसके पास 3 वो था, प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था और क्या था, इलेक्ट्रॉन। हम तुमको पहला ही क्लास में बोले इलेक्ट्रॉन का वजन इतना कम होता है कि उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो ये जो पूरा एटम है इसका मास जो है, इसका वजन जो है, ये डिसाइड कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन तो सरासर नहीं करने वाला है, कौन करने वाला है? प्रोटॉन और, तो क्योंकि ये दोनों ही डिसाइड कर रहा है तो हम ये बोलना चाहते हैं जितना भी प्रोटॉन है उसके अंदर, जितना भी तुम्हारा न्यूट्रॉन है, दोनों नंबर का अगर सम निकाल दें तो उस सम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसीलिए हम कभी भी मास नहीं बोल रहे हैं उसको, मास नंबर जोड़ रहे हैं ना साथ में, नंबर नंबर को जोड़ेंगे तो नंबर ही ना निकलेगा दोस्त, इसलिए बार बार हम क्या लिखते हैं? मास नंबर, ठीक है। और एक्चुअल में एटॉमिक मास वगैरह क्या होता है वो इससे अलग होता है, लेकिन हाँ इसके इक्वल होता है, अभी उसका टेंशन नहीं लेते हम लोग। क्या मास नंबर क्लियर है? मास नंबर मतलब, हाँ भैया बोलेगा पाप का घड़ा भर गया तुम्हारा। चल लिखो, द टोटल सम ऑफ number of proton and neutron इज कॉल्ड मास नंबर। एक बात और है, वहां पे रिप्रेजेंट कैसे कर रहे थे एटॉमिक नंबर को? जेड से ना, तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मास नंबर को? ए से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से। अब तुम बोलेगा भाई उल्टा हो रहा है, एटॉमिक नंबर ए से स्टार्ट होता है तो ए से उसको लिखना चाहिए, है ना? बोलो सिर्फ तुम्हारा बात मानेंगे। ऐसा नहीं ना होता है दोस्त, जो चला आ रहा है परंपरा शुरू से तो वही मानेंगे ना। तो ये जो मास नंबर है, मास नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, ठीक है। तो अगर हम तुम्हारे सामने जेड लिख दिए, अब पूछेंगे फाइंड जेड, इसका मतलब क्या तुमसे पूछ रहे हैं? एटॉमिक नंबर, नंबर। और अगर तुमसे ए लिख करके पूछे फाइंड ए, मास नंबर, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, इसमें भी एक मजेदार बात है। तुम अभी तुरंत बोल रहा था कि जो तुम्हारा मास नंबर है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? छोड़ो हम पहले पूरा एक्सप्रेशन लिखते हैं। मास नंबर किसके बराबर था? प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के सम के बराबर है। अब बताओ मास नंबर के बदले अगर हम कुछ लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? ए। और प्रोटॉन के लिए लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? प्लस है बीच में। न्यूट्रॉन के बदले क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब ये नहीं बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू पी प्लस एन। क्या तुम यहां से एन निकाल सकता है दोस्त? मैथ थोड़ा लगाओ बे। एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये दूसरा फॉर्मूला आ गया तुम्हारे पास। दूसरा फॉर्मूला मतलब अगर तुमसे कभी भी न्यूट्रॉन पूछे, एन का मतलब यहाँ पे क्या है, तो तुम क्या करने वाला है? ए मतलब मास नंबर। देखो ए से एटॉमिक नंबर मुंह पे आ जाता है, लेकिन थोड़ा काबू रखो मुंह को। क्या बोल रहे हैं? ए से क्या याद रखना है? मास नंबर। मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन को घटा दो। एक मजेदार बात और है, वही तो बता रहे हैं वे। चल देखो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ एन लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, ए भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट? नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या होता था? एटॉमिक नंबर। क्या भैया, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जेड से। वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ना। तो जहां जहां पी है वहां वहां जेड लिख सकते हैं क्या? तो इसका मतलब इसके पहले वाला जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पी के हटा करके हम जेड लिख दें, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? चलो एक नया फॉर्मूला ये बन गया। अब ये फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन सब बेसिक सा चीज है। चलो अब जरा सोचते हैं, अब कोई भी चीज को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, जैसे मान लो तुम्हारे सामने एक एटम लिखते हैं कार्बन, ठीक है। क्या लिखते हैं हम? कार्बन। तो उसको लिखने का कोई तरीका तो होगा। अभी जैसे तुम्हारा ही नाम लिखते हैं तो तुम्हारा फोटो होता है, उसके नीचे तुम्हारा नाम होता है, रहता है कि नहीं रहता है? तो किसी का आइडेंटिटी के लिए कुछ हमको लिखना पड़ेगा। और एटम के पास क्या है? उसका माँ बाप का तो नाम नहीं ना है, उसके साथ मात्र 2 नंबर है, मास नंबर और, तुम ही बताओ। हम बोलते हैं कार्बन, हम बोलते हैं कार्बन, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। हम तुमसे बोलते हैं हाइड्रोजन, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो ये 1 से तुम किसको पहचानेगा? हमेशा हाइड्रोजन को ना। 6 से किसको पहचानेगा? और माँ बाप का नाम से तुम अपने आप को पहचानेगा। बस वैसे ही एटम के केस में माँ बाप का नाम नहीं लिख पाएंगे ना, तो इसके लिए हमारे पास कुछ नंबर रहेगा, वो नंबर से हम लोग एटम को पहचान लेंगे अच्छा से। लिखने का तरीका सलीका कुछ तो होगा, तो वो लिखने का तरीका हम सिखाते हैं तुमको। वाह, ये हाईलाइट कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है बात ही।
तो अब जो हम लोग देखने वाले इसमें मिटाने में बड़ा टेंशन लगता है हमको। सर्कल बड़ा वाला है ये। भाई साहब तुम बहुत अच्छा बात बताया है, इसके लिए तुम्हें मिलते हैं 1 भी रुपया नहीं। चलो यहाँ देखो, अब हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ शक करने वाले तेरा मुंह काला। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। तो कोई भी हम एक लेटर ले लेते हैं, अक्सर मैथ में लेते हैं ना एक्स वाई जेड, बोलो ना। तो चलो हम लोग एक्स ले लेते हैं। एक्स ये क्या दिखा रहा है? नाम। क्या दिखा रहा है? सिंबल। जैसे अगर कार्बन रहता तो हम क्या लिखते हैं? सी। हाइड्रोजन रहता तो क्या लिखते हैं? एच। जैसे मैग्नीशियम रहता तो हम क्या लिखते हैं? Mg। एग्जाम्पल देंगे, टेंशन मत लो। इसके साथ 2 नंबर रहता है हमेशा। कौन कौन? मास नंबर और एटॉमिक नंबर। जो मास नंबर रहता है वो उसका जगह ऊपर है, और जो एटॉमिक नंबर है उसका जगह नीचे है। एक बात बताओ दोस्त, एटॉमिक नंबर को किससे, जेड से दिखाते हैं या ए से? एटॉमिक नंबर जेड, ऐसे लिखना है। मास नंबर को किससे दिखाते हैं? ऊपर में लिखना है। तीनों बात तो हो गया बे। सिंबल लिख दिए, उसका एटॉमिक नंबर लिख दिए, उसका मास नंबर लिख दिए। क्या सिर्फ ऐसा ही लिख सकते हैं? नहीं, एक और तरीका है। आप सिंबल ऐसा ही लिखो, जेड इधर पे लिखो, ए आप उधर लिख सकते हो। एबीसीडी नहीं पढ़ा रहे हम, मास नंबर, एटॉमिक नंबर और सिंबल। तो यहाँ पे ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्त? मास नंबर। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक नंबर। अब जो क्वेश्चन बनाएंगे ना तब तुमको अभी मजा आएगा। क्या मटाएं? बोलो बे हाँ। चलिए अब क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, कुछ एग्जांपल दे देते हैं ना, तुमको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। कुछ एग्जांपल आपके सामने। जैसे अगर हमको कभी भी हाइड्रोजन लिखना है तो हम यहाँ 1 और यहाँ 1 लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं? यहाँ 1 और यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। अगर कार्बन लिखना है तो यहाँ 6 और यहाँ पे 12 लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 6 और यहाँ पे 12। अब देखो इससे क्या क्या पता चल रहा है? कार्बन पता चल रहा है, हाँ, सी से कार्बन होता है। 6 नीचे लिखा हुआ है, और नीचे हमेशा हम किसको लिखते हैं? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर 6 पता चल गया। ऊपर हमेशा किसको लिखते हैं? मास नंबर। एटॉमिक मास एंड मास नंबर बोथ आर डिफरेंट थिंग, ठीक है? दोनों अलग अलग चीज है। मास नंबर और एटॉमिक मास दोनों नहीं। हाँ, तो हम लोग ये देख रहे थे, ऐसे तुम्हारे जिंदगी में बहुत सारी बाधाएं आएंगी तो जस्ट इग्नोर देम। हाँ, तो हुआ क्या? तो सुन, अरे हल्ला हो रहा है, मत करो। लो 2 टका चॉकलेट लो। ये रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। तो सुनो ना, ओ यहाँ देखो ना हम क्या बोल रहे थे। तुम ढेर काबिल मत होना, अभी सर को बोल देंगे फिर मार खाते हुए जाएगी। ए देखो रे, यहाँ जो सी है, सी तुम्हारा सिंबल दिखा दिया। नीचे वाला नंबर क्या है तुम्हारा? और ऊपर वाला नंबर क्या है? मास नंबर, ठीक है? अब तुमसे यहाँ हमेशा 3 चीज पूछा जा सकता है। हाँ, यहाँ पे चल रहा है मेरा टीच में। ये लोग भैया भैया कर रही है, चिल्ला रही है यहाँ पे। अब देखो, ओए भाई साहब यहाँ देखो, हम तुमसे पूछते हैं कैलकुलेट। क्वेश्चन क्या है तुम्हारे सामने? अब कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। एक और सवाल हम बनाएंगे, बाकी तुम 1-2 बना लेना। जैसे पहला क्वेश्चन, Ca, दिस इज कैल्शियम, एंड कैल्शियम के नीचे रहता है 20 और ऊपर रहता है दोस्त 40। तो जैसे तुम्हारे सामने लिखाया तैसे तुम कॉपी पहले हम कलम चलाने लगा। रुको ना, हम बता रहे हैं एक बार। यहाँ पे कैल्शियम तो सिंबल तुम बता दिया ना क्या है, और Ca से तुमको क्या पता चल गया दोस्त? कैल्शियम। बीच वाला, ये नीचे वाला नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? यानी जेड का वैल्यू तुमको पता चल गया 20, ठीक है? ऊपर वाला नंबर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास नंबर। मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। वो पता चल गया तुमको 40। तुमसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं, तुमसे प्रोटॉन पूछ रहे हैं, सब बताओ ना। अब याद करो, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, और प्रोटॉन किसके इक्वल होता है? भाई साहब मस्त। एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक नंबर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसी के इक्वल में ना प्रोटॉन होता था।
एटॉमिक नंबर हम लोग बोले क्या थे, जितना उसके अंदर प्लस वाला चार्ज होगा, कोई भी एक एटम है इसके अंदर जितना भी प्लस वाला होगा या जितना भी प्रोटॉन होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर तुमको 20 पता चल गया है तो तुम प्रोटॉन नहीं बता पाओगे, बताओ तो 20। अब सुन के ही बोलेगा प्रोटॉन कितना हो गया। अब कैल्शियम के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है प्लस माइनस, तो जब चार्ज नहीं रहता है तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना, यानी अगर प्रोटॉन 20 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना रहेगा। अब दिक्कत किस में आ गया, न्यूट्रॉन में। किस में आ गया। अब न्यूट्रॉन का भी तुरंत फॉर्मूला देखे थे, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए माइनस मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो n इक्वल टू, ओए यहाँ देखो, ओए n इक्वल टू ए माइनस जेड। ए कितना है, ए बे ऊपर वाला नंबर माइनस आया आंसर कितना। कितना खुशनसीब है तुम, देखो तीनों 20 आया, इलेक्ट्रॉन भी 20, प्रोटॉन भी 20 और समझा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब देखो मजेदार बात है, जब तुमसे न्यूट्रॉन पूछे इस तरह वाला चीज देख करके, तुम्हारे सामने ये वाला दिया हुआ है ना, ये देख करके तुमको क्या बोलेगा, न्यूट्रॉन का नंबर। न्यूट्रॉन का नंबर के लिए हम लोग क्या किए थे, ए माइनस जेड के नहीं, ए मतलब ऊपर वाला नंबर, जेड मतलब 40 माइनस 20 कर दो डायरेक्ट। याद हो गया फॉर्मूला, ऊपर वाला नंबर माइनस नीचे वाला नंबर, ये हमेशा क्या देता है, न्यूट्रॉन। याद है। चलो 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 चलो, क्वेश्चन। चलो मैग्नीशियम अब हम सिर्फ सिंबल लिखेंगे, तुमको दोनों नंबर आता है ना, बेचारा नहीं आता। लो हाँ, बट डोंट वरी, आई सेंड द पीडीएफ इन द ग्रुप। आई एम नाउ इम्प्रूविंग। ओ तब लिखना है तो लिख लेना, पहले देखो ना इसको बनाओ ना। इलेक्ट्रॉन का नंबर बताना, प्रोटॉन का नंबर बताना और न्यूट्रॉन का। भाई साहब चलो, अगेन यू आर लकी। देखो प्रोटॉन मतलब जेड के बराबर, और जेड कितना दिया है यहाँ पे 12, तो ये भी 12 हो जाएगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा 24 माइनस 12 जो कि है 12। रुको तुम लोग ढेर का भी लेना, अभी हम बताते हैं तुमको। 3 नंबर हीलियम, नहीं हीलियम लिखे हैं सिर्फ, डब्ल्यू चार्ज आयन नहीं ना बनाया है, नहीं पता है इसका एटॉमिक नंबर मास नंबर 2 और 4 होता है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अब बोलो दो बोलो सही में। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा P के बराबर होगा, और P तुम्हारा है Z के बराबर, और Z है तुम्हारा 2। कितना है, और ये तुम्हारा 4 माइनस 2 जो कि हो जाएगा 2। एक काम और करते हैं, क्योंकि अब तुम लोग मेरा मूड खराब कर दिया है, हाइड्रोजन का निकालो। EPN, अब बोलो 111। हाँ, इलेक्ट्रॉन के पास 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन ऊपर वाला नंबर माइनस नीचे वाला नंबर, यानी 1 माइनस 1। इसका मतलब हाइड्रोजन एटम के पास एगो प्रोटॉन होता है, एगो न्यूट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन एक भी नहीं रहता है उसके पास। ठीक है, न्यूट्रॉन उसके पास एक भी नहीं रहता है। एक और बना ही लो, क्या याद रखेगा तुम भी, बेरिलियम। भाई साहब बेरिलियम बोलो ना, नंबर बता दें। याद करना पड़ेगा दोस्त, 1 से 20 तक याद करना होगा, 4 9। ट्रिक कुछ नहीं होता। हाँ ट्रिक बताएं अभी दोस्त। ब्रो जाओ जल्दी से ऑफिस, वहां मेरा चार्जर होगा लैपटॉप का, लेके आना। हाँ लेके आना। अबे उसको सेव भी तो करना पड़ेगा। हाँ हम नहीं बनाया ना, वो याद रखना पड़ता है। हम तुमको बोल रहे हैं एटॉमिक नंबर 4 होता है 2 होता है, तो तुम सपोज कर लेगा क्या, काहे 4 होता है। हाँ बेरिलियम का पूछ रहा था ना। हाँ 9 ही है। देखो कुछ नंबर तुमको याद करना पड़ेगा, उसके लिए तुम सवाल नहीं कर सकते 9 क्यों हुआ और 5 क्यों हुआ, क्योंकि हम उसके अंदर जाकर के थोड़ी ना गिन के तुमको दिखाने वाले हैं अब हम। ओ एक्सेप्शन, भाई साहब तुम कैसा इंसान है। एक बात बताओ, तुम्हारे नाम क्या है दोस्त। हम तुमसे ही पूछने जाएंगे, तुम्हारा नाम विवेक ही क्यों है।
तब तुम बोलेगा नहीं एक्सेप्शन, ई कोई बात हुआ। तो बस वैसे ही 2 नंबर है उसके साथ, अब वो नंबर हाँ मानते हैं उसका कुछ वजह है, तुम्हारा विवेक नाम रखने का भी कुछ वजह होगा, तो अब हम तुम्हारा वजह के पीछे क्यों जाएं, हमको नाम तुम्हारा याद रखना है ना। नहीं समझा, बोला कोई और था, दिक्कत तुमको हो गया तुम नहीं समझा। हाँ ए चलो ना तुम लोग को छोड़ दे, देखते हैं। भैया प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, या ब्रो या। देखो एक बात और यहाँ पे पूछा है, अब माइक ऑन हो गया है। सुमित समझ नहीं आया सर, कौन है पुनीत, या तो रदरफोर्ड मॉडल है ना, वो ये बॉहर मॉडल जय तुम लिखा है क्या, विशेष कौन, विशेष यहाँ पे कोई है क्या। हाँ ये बॉहर मॉडल नहीं, इससे पहले वाला। हाँ ये सुनो ना, किसी को कुछ बोलना है। अरे भैया वो से जय लिखा गया था। रुको रुको